हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरी ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। तो हमने कल स्टार्ट किया था आपका मैथ्स का चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हमने देखा था कि हम परम्यूटेशन कब यूज करते हैं और कॉम्बिनेशन कब यूज करते हैं, और साथ ही साथ हमने कुछ सिंपल क्वेश्चंस किए थे आपके रिलेटेड टू सॉल्यूशन ऑफ द परम्यूटेशंस। तो आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग इन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग पढ़ने से पहले आइए देखते हैं कि व्हाट आर द टू फॉर्म्स इन विच द अरेंजमेंट्स ऑफ द थिंग्स आर डन। ठीक है, तो परम्यूटेशन में द अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स कैन बी डन इन टू फॉर्म, या तो लीनियर परम्यूटेशन या फिर सर्कुलर परम्यूटेशन। लीनियर परम्यूटेशन क्या हो गया? व्हेन द अरेंजमेंट्स आर डन इन अ सिंगल रो। एक रो में अगर अरेंजमेंट्स का हम बात करें तो वो है मेरा लीनियर परम्यूटेशन, और अगर सर्कल में अरेंजमेंट्स का हम बात करें तो दैट इज योर सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं लीनियर परम्यूटेशन में व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। तो देयर आर टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। पहला आता है आपका मल्टीप्लिकेशन रूल और दूसरा है आपका एडिशन रूल। ये मल्टीप्लिकेशन रूल कब लगेगा और एडिशन रूल कब लगेगा, आइए देखते हैं। तो इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, ठीक है, अगर कोई एक इवेंट है वो m वेज में अकर कर सकता है, और उसके बाद जो दूसरा इवेंट अकर हो रहा है वो n वेज में अगर हो रहा है, ठीक है, तो ये दोनों इवेंट जब साथ साथ अकर कर रहा है इन सक्सेशन, मतलब एक के बाद एक, ठीक है, तो इट कैन हैपन इन m इंटू n डिफरेंट वेज। कहने का मतलब है कि जब पहला इवेंट करने के बाद मेरा काम पूरा नहीं होता है और मेरे को दूसरा इवेंट को भी कंप्लीट करना रहता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टास्क, तो वैसे टाइम पे हम यूज करते हैं आपका मल्टीप्लिकेशन। देखिए, जैसे एग्जांपल में दिया है, इफ अ पर्सन कैन एंटर द हॉल बाय 4 डिफरेंट डोर्स, ठीक है, वो घुस सकता है हॉल में 4 डिफरेंट डोर्स से, एंड देन कम आउट बाय 3 डिफरेंट डोर्स, लेकिन बाहर कितने दरवाजों से निकल सकता है? 3 डिफरेंट डोर्स से। ठीक है, तो find the total number of ways in which a person can enter the hall and then come out। तो यहाँ पे क्या है आपका? पर्सन जो है उसको हॉल के अंदर घुसना भी है और उसके बाद उसको वहां से निकलना भी है। दो काम है मेरा यहाँ पे, जो एक के बाद एक हो रहा है। जब वो घुसेगा तभी वो बाहर आएगा। ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल वेज? ठीक है, हो सकता है कि जो पर्सन पहला दरवाजा यहाँ पे 1 2 3 4 दरवाजा है घुसने के लिए और निकलने के लिए 1 2 3, वो पहला दरवाजा से घुस के पहला से ही निकल जाए, या पहला से घुस के दूसरा से निकल जाए, या पहला से घुस के तीसरा से निकल जाए, या फिर दूसरे दरवाजे से घुसेगा और उसके बाद पहला से निकलेगा, दूसरा से घुसेगा दूसरा से ही निकलेगा, तीसरा से घुसेगा तीसरा से निकलेगा। ठीक है, या फिर थर्ड डोर से घुसेगा पहला से निकलेगा, थर्ड से घुसेगा दूसरा से निकलेगा, थर्ड से घुसेगा थर्ड से निकलेगा, या फिर फोर्थ से घुसेगा फर्स्ट से निकलेगा, फोर्थ से घुसेगा सेकंड से निकलेगा, फोर्थ से घुसेगा थर्ड से निकलेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि घुसने के लिए उसके पास 4 मल्टीपल ऑप्शंस है और निकलने के लिए 3 ऑप्शंस है। तो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है जिसमें कि वो पर्सन घुस सकता है और बाहर एग्जिट कर सकता है। ठीक है, तो घुसने के लिए 4 रास्ते और बाहर आने के लिए 3। टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 12 वेज। ठीक है, तो फर्स्ट इवेंट कैन हैपन इन 4 डिफरेंट वेज, सेकंड इवेंट कैन हैपन इन 3 डिफरेंट वेज। पहला इवेंट m वेज ना यानी कि 4, दूसरा n वेज ना यानी 3, 4 3 12। यहाँ हम इनटू के यूज किए क्योंकि यहाँ था मेरा एंड। खाली घुसने के बाद मेरा काम खत्म नहीं हुआ, हमको वहां से निकलना भी था। ठीक है, माई वर्क इज नॉट येट कंप्लीटेड। ठीक है, क्योंकि हमसे क्या पूछा था कि ही कैन एंटर द हॉल एंड देन कम आउट, घुस के हमको बाहर भी आना था। ठीक है ना, तो यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस क्या हो गया? 12 वेज। आई होप आपको समझ में आया हो कि मल्टीप्लिकेशन रूल कब यूज करते हैं? जब पहला एक्शन के बाद कंटिन्यूएशन में दूसरा एक्शन होना जरूरी है, ठीक है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन टास्क, तो हम यूज करते हैं आपका एंड। दूसरा है आपका एडिशन रूल। एडिशन रूल कहता है कि इफ टू इवेंट्स कैन अकर इंडिपेंडेंटली इन एग्जैक्टली m वेज एंड n वेज, ठीक है, दो इवेंट अगर आपस में इंडिपेंडेंटली अकर कर सकता है, जैसे पिछला में क्या था, उसको निकलने के लिए घुसना जरूरी था, यानी वो आपस में क्या था? डिपेंडेंट था। लेकिन अगर कोई दो इवेंट ऐसा है, दो एक्शन ऐसा है जो आपस में अकेले अकेले भी हो सकता है, एक के होने से दूसरे में कोई वैसा फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि आपके पास केसेस है ईदर और, या तो ये या तो वो। ठीक है, तो वैसे केस में हम यूज करते हैं आपका प्लस। यानी अगर कोई एक इवेंट m वेज में हो सकता है
और दूसरा इवेंट n वेज में हो सकता है, तो ईदर ऑफ द टू इवेंट्स कैन अकर इन m प्लस n वेज। ठीक है ना? यानी जब आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है, ठीक है, विच कैन बी डन इन m वेज और n वेज रिस्पेक्टिवली, तो उन दोनों में से कोई भी एक्शन होने का संभावना क्या हो जाएगा? m प्लस n वेज। से फॉर एग्जाम्पल देयर आर 9 buses एंड 5 vans। ठीक है, आपके पास 9 बस है और 5 वैन है। इफ अ स्टूडेंट वांट्स टू गो टू स्कूल बाय बस और वैन, then in how many ways he can do so? Now, एक स्टूडेंट को स्कूल जाना है, ठीक है, स्कूल जाना है अपना, स्कूल, ठीक, उसके पास ऑप्शंस क्या है? 9 बस है और 5 वैन है। जाहिर सी बात है, या तो वो बस से जा सकता है या तो वो वैन से जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि इधर बस है और इधर वैन है, साइमल्टेनियसली एक पैर बस पे रखा, एक पैर वैन पे रखा और दोनों से जा रहा है। नहीं कर सकता ना ऐसा। जाने के लिए या तो उसको एक वैन को यूज करना होगा या तो एक बस को। यानी ये दोनों आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। हम या तो बस से भी जा सकते हैं या तो वैन से भी जा सकते हैं। मेरे पास वेरियस ऑप्शंस है, ऑल्टरनेटिव्स है, ठीक है, कि मेरा काम या तो हम बस से जाएंगे या तो हम वैन से जाएंगे। तो जब भी हमारे पास वेरियस ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो हम यूज करते हैं आपका एडिशन रूल। यानी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 9 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 14 वेज। ठीक है, यानी स्टूडेंट कैन गो टू द स्कूल इन 14 वेज। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बस है, डिफरेंट डिफरेंट वैन्स है, किसी भी एक वैन या किसी भी एक बस से बैठ के वो स्कूल जा सकता है। ठीक है, यानी जब कोई दो इवेंट आपस में डिपेंडेंट हो, ठीक है, कि फर्स्ट ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद दूसरा ऑपरेशन मेरा चल रहा है, तो वैसे केस में हम यूज करते हैं आपका मल्टीप्लिकेशन। और जब मेरा कोई दो इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट हो कि हम या तो ये वाला काम करेंगे या तो वो वाला काम करेंगे, तो हम यूज करते हैं आपका एडिशन रूल। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद कि मल्टीप्लिकेशन कब यूज करते हैं और एडिशन रूल कब यूज करते हैं। चलिए तो आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं रिलेटेड टू योर मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशन रूल। सबसे पहला क्वेश्चन है, देयर आर 4 रूट्स बिटवीन रांची एंड गया। नाउ रांची से गया जाने के लिए 4 डिफरेंट रूट्स है। ठीक है, अ पर्सन कैन गो फ्रॉम रांची टू गया बाय 4 रूट्स। In how many different ways a man can go from Ranchi to Gaya and return? उसको जाना है और वापस भी आना है। ठीक है, यानी कि दो एक्शन हो रहा है, वो जाएगा तभी तो वापस आएगा। If for returning, पहला में क्या बोला? Now the person has to go as well as has to come back. The same route is not taken. जाने से उस पर्टिकुलर पर्सन के पास कितना नंबर ऑफ वेज था, कितना रास्ता था? 4 वे था। ठीक है, जाने समय 4 वे था। ये 4 में से किसी एक रास्ते वो गया होगा, किसी एक ही रास्ते गया होगा ना, चारों रास्ते में तो नहीं जा सकते हैं। 4 वेज हैं, 4 रास्ता है आपके पास रांची से गया जाने का, उनमें से किसी एक रास्ता को आप लेके गए होंगे गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि ही इज नॉट रिटर्निंग विद द सेम रूट, यानी जिस रास्ते वो गया है उस रास्ते वो वापस नहीं आएगा। तो आने के लिए कितने रास्ते मेरे पास है? 3। तो हो जाएगा आंसर 12 वेज। ठीक है, क्या कहा था कि अगर रिटर्निंग के समय सेम रूट इज नॉट टेकन, तो जाने समय तो 4 रास्ता था, रिटर्निंग के समय कितना रास्ता? 3। तो हो गया 4 3 12। नेक्स्ट में बोला है द सेम रूट इज टेकन। जाने समय तो मेरे पास 4 ही रास्ते थे, उसी में से कोई एक रास्ता हम लिए होंगे, और लौटते समय जिस रास्ते हम गए हैं उसी रास्ते हमको वापस आना है। ठीक है, तो रिटर्निंग के लिए कितना नंबर ऑफ वेज है मेरे पास? 1, यानी आंसर क्या हो गया? 4 वेज। तीसरे में कहा है एनी ऑफ द रूट इज टेकन, यानी आप उन चारों में से किसी भी रास्ते जा सकते हैं और किसी भी रास्ते रिटर्न आ सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? जाने के लिए भी मेरे पास 4 रास्ता अवेलेबल है और रिटर्निंग के लिए भी कितना रास्ता अवेलेबल है? 4 रास्ता अवेलेबल है। तो 4 4 16 वेज। ठीक है ना, पहले वाले में कहा था सेम रूट इज नॉट टेकन, यानी जिस रास्ते गए उस रास्ते वापस नहीं आएंगे। तो हो जाएगा जाने के लिए 4 ऑप्शन है लेकिन रिटर्निंग के लिए 3 ही ऑप्शन है, तो 4 3 12। दूसरे में कहा था सेम रूट इज टेकन, जिस रास्ते गए हैं उसी रास्ते वापस आना है। तो जाने समय तो 4 ऑप्शन था, तो रिटर्निंग समय कितना ऑप्शन है? 1 ही है, क्योंकि जिस रास्ते गए उसी रास्ते आएंगे।
और लास्ट में कहा है कि एनी ऑफ द रूट इज टेकन, किसी भी रास्ते जा सकते हैं और किसी भी रास्ते रिटर्न आ सकते हैं। तो जाने समय मेरे पास कितना ऑल्टरनेटिव था, 4, और रिटर्निंग समय 4। ठीक है, तो 4 × 4 16। हम सब जगह इंटू क्यों यूज किए हैं, प्लस क्यों नहीं यूज किए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉन्जिक्यूटिव एक्शन है। हम गए और फिर वापस आए, गए वापस आए, गए वापस आए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जाने के बाद मेरा काम खत्म नहीं होता है, जाने के बाद काम खत्म नहीं होता है, क्योंकि जाने के बाद हमको वहां से वापस भी आना था, इसलिए हमने यूज किया है आपका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन हाउ मेनी वेज 5 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स कैन बी worn इन 3 फिंगर्स। ठीक है, 3 फिंगर है, 5 रिंग हमको पहनना है, तो व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल वेज। आपके पास कितना रिंग है, फर्स्ट 5 रिंग है, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिंग। ठीक, फर्स्ट रिंग को आप कितने फिंगर्स में पहन सकते हैं, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस है, 3। सेकेंड रिंग को भी कितने फिंगर्स में पहन सकते हैं आप, 3। ऐसा तो कहीं नहीं कहा है कि एक रिंग अगर हम एक फिंगर में पहन लेते हैं तो दूसरा रिंग हमको दूसरे फिंगर में पहनना है, ऐसा तो कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है। यानी मेरा मन करेगा तो हम पहला ही फिंगर में 5 रिंग पहन सकते हैं। ठीक है, मेरा मन करेगा तो हम पहला फिंगर में 4 पहन के दूसरे में 1 पहन सकते हैं। इट इज टोटली अप टू मी। यानी मेरे पास रिंग पहनने के लिए कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है, 3 हर केस में। पहला रिंग को भी हम तीनों फिंगर्स में से किसी में पहन सकते हैं, दूसरे फिंगर को भी हम दूसरे रिंग को भी हम तीनों में से किसी भी फिंगर में पहन सकते हैं। सिमिलरली तीसरे को भी हम तीनों में से किसी में, चौथे को भी हम तीनों में से किसी में, और फिफ्थ को भी हम तीनों में से किसी में। नाउ आपको यहाँ पे कितना रिंग पहनने का काम मिला था, 5। तो क्या एक रिंग पहनने के बाद आपका काम खत्म हो गया, नहीं। क्या दूसरा रिंग पहनने के बाद आपका काम खत्म हो गया, नहीं। तीसरे के बाद नो, फोर्थ के बाद नो, फिफ्थ के बाद यस। यानी आपका यहाँ पे जो सारा एक्शंस है वो आपस में रिलेटेड है ना, पहला रिंग पहने उसके बाद दूसरा पहने, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा, यानी सक्सेशन में ये सारा एक्शंस चल रहा है। ठीक है, तो जहां पे ये सारा एक्शंस मेरा आपस में इंटर रिलेटेड है, पहला रिंग पहनने के बाद मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, हम क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ होगा मल्टीप्लिकेशन, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3 का पावर 5। ठीक है, तो पॉसिबल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स कैन बी worn इन 3 फिंगर्स इज इक्वल्स टू 3 to the power 5 या फिर 243। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है आपसे, हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। आपके पास डिजिट्स क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 when the repetition of digits is not allowed and when the repetition of digits is allowed। यहाँ 2 कंडीशन दे दिया है, एक तो repetition of digits is not allowed, दूसरे में दिया है repetition of digits is allowed। चलिए तो पहला वाला केस के साथ स्टार्ट करते हैं, when the repetition of digits is not allowed। चलिए तो 3 डिजिट नंबर कहा है ना, तो 3 डिजिट नंबर में क्या क्या आ जाएगा आपका, हंड्रेड्स, टेंस और वंस। यही 3 डिजिट होगा आपका, हंड्रेड्स, टेंस और वंस। अब कहा है स्टार्टिंग में ही कि हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। ना ऑड नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिनके वंस प्लेस में क्या होता है, ऑड डिजिट, लाइक 1 3 5 7 9, ये सारे मेरे ऑड नंबर्स होंगे जिनके वंस डिजिट में आपका या यूनिट प्लेस में होगा 1 3 5 7 9। तो आपके पास क्या क्या डिजिट है जो यहाँ पे ऑड है, 1 3 एंड 5। तो ये जो पर्टिकुलर वंस का प्लेस है वो या तो यहाँ पे 1 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है। ठीक है, यानी यूनिट्स डिजिट जो है वो आपका कैन बी फिल्ड बाय 3 नंबर्स 1 3 या फिर 5। ठीक, तो यहाँ पे नंबर्स आने की पॉसिबिलिटीज क्या है, 3 है, 3 में से कोई एक आएगा तभी मेरा ऑड नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद कहा था रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, यानी जो यहाँ पे आ गया वंस प्लेस में वो टेंस में और हंड्रेड्स में नहीं आ सकता है। ठीक है ना, नहीं आ सकता है, या हो सकता है यहाँ पे 1 आ जाए तो अब 1 यहाँ पे ना हंड्रेड्स में आएगा ना टेंस में आएगा, 3 आ जाए तो 3 अब ना हंड्रेड्स में आएगा ना टेंस में आएगा, 5 आ जाए तो वो ना टेंस में आएगा ना हंड्रेड्स में आएगा। तो मेरे पास टेंस वाले डिजिट पे, टेंस वाले प्लेस पे बैठने के लिए कितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं आपके पास, टोटल हमारे पास 6 डिजिट्स हैं,
6 में से एक कोई वंस प्लेस में बैठ गया है तो टेंस वाले के लिए कितने हो गए? 5। 5 ऑल्टरनेटिव डिजिट्स है मेरे पास। ठीक है, क्या क्या? अगर 1 बैठ गया तो 2 3 4 5 6, अगर 3 बैठ गया तो 1 2 4 5 6, अगर 5 बैठ गया वंस में तो 1 2 3 4 6। यानी जो वंस प्लेस में आ गया उसको छोड़ के बाकी जो बचेगा वो हो जाएगा मेरा टेंस के लिए। अब जो टेंस में बैठ गया और वंस में बैठ गया वो मेरा हंड्रेड्स वाले प्लेस में नहीं आएगा, नहीं आएगा। यानी हंड्रेड्स वाले प्लेस में बैठने के लिए कितने डिजिट हैं? 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ कर दिया था रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो हंड्रेड्स वाले प्लेस के लिए कितने डिजिट्स? 4 डिजिट है आपके पास। ठीक है, क्या सिर्फ वंस वाले प्लेस में डिजिट बैठाने के बाद आपका 3 डिजिट नंबर बन जाता है? नहीं। क्या सिर्फ टेंस वाले प्लेस में डिजिट बैठाने के बाद आपका 3 डिजिट नंबर बढ़ जाता है? नहीं। क्या हंड्रेड्स वाले प्लेस में बैठाने के बाद सिर्फ और सिर्फ हंड्रेड्स प्लेस में बैठाने के बाद आपका 3 डिजिट नंबर बन जाता है? नो। यानी ये तीनों जो है मेरा एक्शंस वो आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, सिर्फ वंस में बैठा के मेरा काम नहीं खत्म होता, सिर्फ टेंस में बैठा के मेरा काम नहीं खत्म होता, सिर्फ हंड्रेड में बैठा के मेरा काम नहीं खत्म होता, तो हम यूज करेंगे यहाँ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आंसर कितना हो जाएगा? The total number of different ways in which a 3-digit number odd numbers can be formed by using the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 when the repetition of digits is not allowed is equals to 5 4s are 20 and 23s are is 60 ways. 60 ways. B नंबर में कहा था the repetition of digits is allowed. Now repetition allowed है लेकिन ये भी तो मेरा odd नंबर ही होना चाहिए, है ना? repetition allowed है लेकिन odd नंबर ही होना चाहिए। तो वंस प्लेस में बैठने के लिए तो अभी भी मेरे पास 3 ही डिजिट है, या तो 1 या तो 3 या तो 5, क्योंकि ऑड नंबर है। ठीक है, तो वंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। अब जो वंस में आ गया क्या वो टेंस में आ सकता है? आ सकता है, आ ही सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है? रेपिटेशन अलाउड है। ये मेरा 3 डिजिट का नंबर 111 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ 6 वेज है और हंड्रेड्स के लिए भी 6 वेज है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 into 6 into 3 यानी 36 into 3 is equals to 108 ways। ठीक है, तो ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 इफ रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। और दूसरा इफ रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। पिछला क्वेश्चन के जैसा ही है, बस यहाँ पे जो डिजिट्स है आपका 0 1 2 3 4 5 है, यहाँ 0 भी आ गया है, लेकिन आपको बनाना कितना डिजिट का नंबर है? 4 डिजिट। यानी क्या क्या हो गया? थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस, वंस। ठीक, पहले में कहा है रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको कहा था कि हमारा जो नंबर है वो ऑड नंबर होना चाहिए, इसलिए हमने वंस प्लेस से शुरू किया था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में कहा है कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड और साथ ही साथ 0 भी दिया है, तो हम स्टार्ट करेंगे आपका थाउजेंड्स प्लेस से। ठीक है, चलिए थाउजेंड्स प्लेस में कितने डिजिट्स बैठ सकते हैं? 0 को छोड़ के 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन है मेरे पास, है ना? क्योंकि अगर 0 बैठेगा तो यहाँ पे तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने को कितना चाहिए? 4 डिजिट नंबर चाहिए। ठीक है, तो आपका थाउजेंड्स प्लेस में बैठने के लिए कितने डिजिट्स हैं? 5। अब जो इन पांचों में से एक यहाँ थाउजेंड्स प्लेस में बैठ गया है वही सेम डिजिट हंड्रेड्स में तो नहीं आएगा, क्योंकि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो मेरे पास बचे 4 प्लस एक 0, 5 ऑप्शंस। 5 ऑप्शंस बचे फॉर हंड्रेड्स। टेंस के लिए कितने बचे? 4 और वंस के लिए 3, क्योंकि क्या कहा है? रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। थाउजेंड्स प्लेस में हम 5 क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ 0 नहीं आ सकता। मान लीजिए कोई नंबर है 0 2 3 4, तो ये तो 3 डिजिट नंबर हो गया ना, 0 तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए 0 की जगह पे हमने यहाँ क्या लिख दिया है? 5 ही ऑप्शन है मेरे पास, और वो 5 में से कोई एक नंबर जो थाउजेंड्स प्लेस में आ जाएगा, उसके अलावा जो बाकी नंबर्स होंगे वो आएंगे हंड्रेड्स प्लेस में। ठीक, यानी हंड्रेड्स के लिए भी कितना ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। फिर जो 100 प्लेस में आ गया, जो 1000 प्लेस में आ गया, वो 10 प्लेस में तो नहीं आ सकता है, तो ऑप्शन कितने हैं? 4, और वंस प्लेस के लिए 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि किसी भी एक प्लेस में डिजिट बैठाने से मेरा काम खत्म नहीं होता है, मेरे को चारों प्लेसेस में डिजिट को बैठाना है। तो 5 5 are 25, 25 4s are is 100, 100 3s are is 300 ways। दूसरे पार्ट में कहा था रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड।
अगर रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस, वन। स्टार्ट करेंगे हम थाउजेंड्स के साथ। थाउजेंड्स प्लेस में बैठने के लिए कितने डिजिट, 5 ही डिजिट रहेंगे आपके पास, क्योंकि जीरो तो नहीं आ सकता है। और हंड्रेड्स, वंस और टेंस में बैठने के लिए कितने रहेंगे, 6 डिजिट रहेंगे, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1080 बेस। ठीक है, 1080 बेस। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 10 सीट्स इन अ बस बी ऑक्यूपाइड बाय 4 पैसेंजर्स। ठीक है, कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं आपके पास, 10 सीट है। पैसेंजर्स कितने हैं, 4। यानी पहला पैसेंजर जब बस में चढ़ा होगा, ठीक है, तो उसके पास कितने सीट्स होंगे ऑक्यूपाई करने के लिए, कितने सीट्स होंगे, 10 सीट। 10 सीट होगा ना, कोई भी 10 में से। जैसे आप मान लेते हैं बस में सबसे पहले चढ़े तो आपके पास पूरा बस खाली है, आपको जहां मन आप वहां बैठ सकते हैं, है ना, पूरा बस खाली है। उसी प्रकार जब ये पहला पैसेंजर बस में चढ़ा होगा तो उसके पास 10 का 10 सीट खाली होगा, किसी एक में जाके बैठ जाएगा। जब दूसरा पर्सन चढ़ेगा बस में तो उसके पास कितना सीट्स अवेलेबल होगा, 9, क्योंकि एक में तो बैठ गया ना वो जो पैसेंजर चढ़ा था। ठीक है, एक में तो वो बैठ गया है। जिस प्लेस में बैठ गया है, क्या उस प्लेस में से आप उसको उठा के क्या उसके गोदी में जाके बैठेंगे, नहीं, आपको दूसरा सीट ऑक्यूपाई करना है। ठीक है, तो आपके पास कितना ऑप्शन अवेलेबल है, 9। तीसरा पर्सन जब बस में चढ़ेगा, तीसरा पैसेंजर बस में चढ़ेगा तो कितने ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल हैं, 8। और जब चौथा पर्सन बस में चढ़ेगा तो कितने ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल हैं, 7। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, पहला पर्सन जब चढ़ा 10 का 10 सीट खाली है, किसी एक सीट में जाके बैठ गया। दूसरा पर्सन जब चढ़ा तो जो सीट में एक जन बैठ गया है उसको छोड़ के बाकी सीट अब खाली है उसके लिए, यानी 9 सीट खाली है। जब तीसरा पर्सन चढ़ेगा तो 2 पर्सन ऑलरेडी बैठ चुके हैं, तो मेरे पास कितना सीट्स है, 8 सीट है। और जब फोर्थ पर्सन चढ़ेगा तो 3 लोग ऑलरेडी बैठ चुके हैं, यानी मेरे पास अब कितना सीट्स अवेलेबल है टू ऑक्यूपाई, 7 सीट है। ठीक है, इन सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा निकल जाएगा द पॉसिबल नंबर ऑफ वेज इन विच 10 सीट्स इन अ बस कैन बी ऑक्यूपाइड बाय 4 पैसेंजर्स। आंसर आएगा आपका 5040 वेज। इसी को अगर आप परम्यूटेशन के टर्म्स में सॉल्व करते तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना है, 10। ऑक्यूपाई करने के लिए कितने लोग हैं, 4। तो आंसर हो जाता आपका 10p4। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो लिखा था 10 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल। आंसर देखिए सेम आया, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू 504 वेज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज in which 10 seats can be occupied in a bus by 4 passengers हो जाएगा आपका 5040 ways। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In how many ways can 5 person draw water from 5 taps? 5 person है, 5 टैप है, assuming no tap remains unused and 1 person draw the water from 1 tap only। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 5 टैप है। यहाँ हो गया, आपको मान लेते हैं फिर फर्स्ट टैप, फिर दूसरा टैप, तीसरा टैप, चौथा और पांचवा। 5 टैप्स है। ठीक, कहा है इन हाउ मेनी वेज 5 पर्सन ड्रॉ वाटर फ्रॉम 5 टैप्स। 5 डिफरेंट टैप्स है मेरे पास और 5 पर्सन को वाटर ड्रॉ करना है, अज्यूमिंग दैट नो टैप्स रिमेन अनयूज्ड, और एक टैप से सिर्फ एक ही जन पानी ले सकता है। यानी जो पहला पर्सन आया होगा यहाँ पे पानी भरने के लिए, उसके पास कितने वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल होंगे टैप के, पहला पर्सन के लिए फर्स्ट, बना लेते हैं यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जो फर्स्ट पर्सन मेरे पास आया उसके पास 5वां टैप खाली था, किसी में भी से आकर पानी भर सकता था, वो 5 टैप्स अवेलेबल थे। ठीक है, मान लेते हैं ये जो पर्सन था वो चला गया यहाँ पे टैप नंबर 3, तो ये कैंसिल, क्योंकि कहा है कि नो टैप्स रिमेन अनयूज्ड और 1 पर्सन ड्रॉ वाटर फ्रॉम 1 टैप ओनली। ठीक है, अब जो दूसरा पर्सन आया, ये पर्सन 1 था, अब जो पर्सन 2 आया उसके पास कितने टैप्स अवेलेबल है पानी भरने के लिए, 1 2 3 4, 4 टैप्स अवेलेबल है, तो यहाँ हो जाएगा 4। अब जो तीसरा पर्सन आएगा, मान लो ये टैप यूज कर चुका है, उसके पास कितने अवेलेबल हैं, 3। ठीक है, जो दूसरा पर्सन आएगा उसके लिए यहाँ 2 अवेलेबल हैं, और जो एक लास्ट पर्सन आएगा, 5th वाला पर्सन, उसके लिए कितने टैप्स अवेलेबल हैं, सिर्फ और सिर्फ 1। तो पॉसिबल वेज क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1
which is equals to your 120 ways। अगर इसको हम परम्यूटेशन में सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है आपका 5p5। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टैब्स कितने हैं 5, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 5, ये हो जाता है 5 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 120 वेज, क्योंकि 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 can be formed with the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 if the repetition of digits is not allowed। अभी जो हमने डिजिट्स वाला क्वेश्चन देखा था ना, ऑलमोस्ट उसी के टाइप का क्वेश्चन है। क्या कहा है कि बिटवीन 100 and 1000, 100 and 1000 के बीच का नंबर्स कह रहा है, यानी क्या कह रहा है आपको 3 डिजिट नंबर ही कह रहा है, यानी 101 से लेकर के 999 तक का नंबर्स। लेकिन उसमें भी आपको क्या क्या डिजिट से दिया है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आपको एक 3 डिजिट नंबर बनाना है, यानी 100 है, 10 है और 1 है। ठीक है, 3 डिजिट नंबर चाहिए आपको बिटवीन 100 एंड 1000। यहाँ पे बस एक पार्ट यहाँ ट्रिकी दे दिया, वही 100 एंड 1000। 100 एंड 1000 के बीच जो नंबर्स लाइक करेंगे वो मेरे 3 डिजिट नंबर्स होंगे। ठीक है, चलिए with the if repetition of digits is not allowed. Now hundreds place can be filled in how many ways? 6 ways। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी आ सकता है 6 ways। टेंस repetition not allowed है, जो हंड्रेड्स में आ गया वो टेंस में नहीं आएगा 5 ways, और जो हंड्रेड्स में आ गया जो टेंस में आ गया वो वंस में नहीं आएगा, यानी 4 ways। ये हो जाएगा आपका 120 ways। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते थे, टोटल कितने डिजिट्स हैं आपके पास 6 डिजिट्स है ना, 0 तो यहाँ है नहीं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्टली 6p3। 3 डिजिट ही हमको सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 6, ये हो जाता है आपका 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल which can be written as 6 into 5 into 4 into 3 factorial by 3 factorial। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 6 5 30, 34 is 120 ways। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन विद 5 different flags by hosting any number of them at a time। हमारे पास 5 different flags है। ठीक है, हमारे पास 5 डिफरेंट फ्लैग्स है। बोल रहा है इन 5 फ्लैग का यूज करके हम कितना तरह का सिग्नल दे सकते हैं, लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितना फ्लैग सेलेक्ट करना है। तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो हम सिर्फ ये रेड वाला फ्लैग दिखाएं, मेरा एक सिग्नल हो गया, या तो हम ये रेड एंड व्हाइट वाला फ्लैग दिखाएं, मेरे पास एक और सिग्नल हो गया, या तो हम ये 3 फ्लैग दिखाएं, मेरे पास सिग्नल हो गया, या तो हम 4 दिखाएं, या तो हम 5 दिखाएं। ठीक है, यानी मेरा जो यहाँ पे सिग्नल्स है वो बन सकता है बाय यूजिंग 1 flag at a time, 2 flag at a time, 3 flag at a time, 4 flag at a time, या फिर 5 flag at a time। यानी हम एक साथ या तो 1 फ्लैग, 2, 3, 4, 5 एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स को हम एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि हमको कितना फ्लैग सेलेक्ट करना है सिग्नल बनाने के लिए। तो हम 1 फ्लैग में भी सिग्नल बना सकते हैं, 2 में भी बना सकते हैं, 3 में भी, 4 में भी, या फिर 5 ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम 1 फ्लैग सेलेक्ट किए तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 5 में से 1 सेलेक्ट किए 5p1। अगर हम 2 फ्लैग सेलेक्ट करेंगे तो 5p2। अगर हम 3 फ्लैग सेलेक्ट करेंगे तो 5p3। अगर हम 4 फ्लैग सेलेक्ट करेंगे तो 5p4। अगर हम 5 सेलेक्ट कर लेंगे तो 5p5। क्या हमको कहा है कि हमको 4 फ्लैग सेलेक्ट करना है? नहीं। क्या कहा है 3 करना है? नहीं। क्या कहा है 2 या 5 करना है? नहीं। हमको कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, यानी हम 1 फ्लैग सेलेक्ट करके सिग्नल बना के घर जा सकते थे, मेरा काम कंप्लीट हो सकता है ना। या तो हम 2 फ्लैग उठा के सिग्नल बना के अपना काम खत्म करके जा सकते थे। तो मेरे पास यहाँ पे वेरियस ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है। ठीक है, कि या तो हम 1 फ्लैग सेलेक्ट करेंगे, या तो हम 2 फ्लैग सेलेक्ट करेंगे, या तो हम 3 करेंगे, या तो 4 करेंगे, या तो 5 करेंगे। ठीक है, और जब आपके पास वेरियस ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल होता है तो आप क्या यूज करते हैं, प्लस या इनटू। आप यूज करते हैं प्लस। ठीक है, यानी एक झंडा सेलेक्ट करने के बाद, सिग्नल बनाने के बाद मेरा काम खत्म, हम जा सकते हैं। मेरे को नहीं कहा है कहीं भी कि हमको 5 झंडा तक यहाँ पे सिग्नल बनाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस।
यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल बाई 5 minus 2 3 प्लस 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका आंसर 5 प्लस 5 इंटू 4 करेंगे तो 20, क्योंकि 3 का कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 20, 20 इंटू 3 इज 60 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 120 और ये हो जाएगा आपका प्लस अगेन 120। सभी को ऐड करेंगे हम तो मेरा आंसर आने वाला है आपका 325। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज in which different signals can be given with the 5 different flags by hosting any number of them at a time हो जाएगा आपका 325 ways। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया था कि हाउ मेनी फ्लैग्स आर टू बी सेलेक्टेड। ठीक है, मेरे पास वेरियस ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस था, या तो एक फ्लैग, या तो दो फ्लैग, या तो तीन, या तो चार, या फिर पांच। और जहाँ पे भी मेरे पास वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आ जाता है, हम क्या यूज करते हैं आपका प्लस। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल। तो ट्रायंगल वर्ड्स का डिफरेंट लेटर्स को यूज करके वर्ड्स बनाना है विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है, यानी आपस में ये सारे जो मेरे लेटर्स हैं वो शफल करेंगे। ठीक है, आफ्टर दी सिलेक्शन, यानी कितना हमको लेटर सेलेक्ट करना है इसमें 8 का 8। इसमें स्पेसिफाई तो कहीं नहीं किया है कि 2 लेटर यूज करना है, 3 करना है या 4 करना है, यानी हम 8 को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल। तो हो जाएगा आपका आंसर 8 है ना टोटल इसमें वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 p 8 which is equals to 8 factorial by 0 factorial is equals to 8 factorial और 8 फैक्टोरियल का आंसर होता है आपका 40,320 वर्ड्स। ठीक है, यानी इस ट्रायंगल वर्ड को अगर आप आपस में शफल करेंगे उसके सारे लेटर्स को तो आपका टोटल 40,320 वर्ड्स बनेगा। ठीक है, मान लीजिए आप इसी में से ये TRIANGEL EL कर दिए, एक नया वर्ड मिल गया। ठीक है, उसी में जेल है, इसको LEG कर देंगे, नया वर्ड मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो ऐसे करते करते टोटल आपको 40,320 वर्ड्स फॉर्मुलेट होंगे बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स ऑफ 4 लेटर्स। पिछले क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया था, इसमें टोटल सेलेक्ट किए थे। इसमें कहा है 4 लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम। PROBLEM। टोटल कितने वर्ड्स है इसमें या कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7। सेलेक्ट कितना करना है हमको? 4 लेटर सेलेक्ट करना है हमको, 4 लेटर्स। आंसर क्या हो जाएगा? 7P4। ठीक है, हमको यहाँ पे अरेंजमेंट बनाना है ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 7 लेटर्स टेकन 4 एट अ टाइम। 4 हमको लेटर्स को सेलेक्ट करना है और एक वर्ड फॉर्मुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल दी होल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 840। यानी टोटल आप इसमें से 840 वर्ड्स बना सकते हैं बाय यूजिंग एनी 4 लेटर्स एट अ टाइम। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आज के सारे क्वेश्चंस आई होप कि आपको क्लियर हैं कि परम्यूटेशंस में हम प्लस और मल्टीप्लिकेशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करते हैं। चलिए ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडीइंग। थैंक यू।